नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे द वीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारत की संसद का। इस सीरीज नंबर क्या है? 4 है। हम लोगों ने 3 सीरीज को देख लिया है, अर्थात 3 भागों में देख लिया है कि संसद किस तरीके से कार्य करती है या संसद के वे कौन-कौन से हिस्से हैं जो अपने-अपने कार्यों को सही तरीके से करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे संसद की अगली कड़ी में कि वे कौन-कौन से, जैसे कि संसद का नेता कौन होता है और वह नेता के रूप में कैसे कार्य करता है। दोस्तों, साथ ही हम देखेंगे कि संसद में सदन का नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता क्या होता है, शैडो कैबिनेट क्या होता है, व्हिप या सचेतक क्या होते हैं, संसद का सत्र कैसे राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है या फिर पीठाधिकारी द्वारा सभा का स्थगन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही चर्चा करेंगे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कैसे होता है, सत्रावसान क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। साथ चर्चा करेंगे विघटन क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, संसद में कौन-कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक सत्र लाया गया है, करंटली है लेक डम सत्र, वो क्या होता है, संसद में मतदान किस तरीके से किया जाता है। साथ दोस्तों जानेंगे कि संसद में मंत्रियों के अधिकार क्या होते हैं या संसद में मंत्री अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये प्रमुख चर्चा होगा, चर्चा का विषय होगा हमारे आज के भाग में। फिर नेक्स्ट भाग में चर्चा करेंगे प्रस्ताव वगैरह को लेकर कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो अगली कड़ी होगी, आज की कड़ी में जो मैंने आपसे चर्चा किया ब्रीफ में, हम उसी को एक मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं संसद के भाग 4। दोस्तों, संसद के भाग 4 में आज हम देखेंगे कि संसद का नेता कौन होता है या संसद के नेता की जो प्रकृति है वो सदन में संवैधानिक है कि सामान्य है। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, को पता होना चाहिए कि संसद का जो नेता होता है, संसद के जो नेता होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं सदन के नेता के रूप में, दूसरे होते हैं विपक्ष के नेता के रूप में। अर्थात सदन का नेता मतलब होता है सत्ताधारी दल होता है, उनका जो प्रमुख होता है, ठीक है, जिनको हम सदन के रूप में या सदन के आगे मतलब नेतृत्व करने को उनको लाते हैं आगे, उन्हें क्या बोलते हैं? सदन का नेता बोलते हैं, जो सदन का नेतृत्व करता है। ठीक है, सदन का नेतृत्व मतलब होता है सत्ताधारी दल, अर्थात हम कह सकते हैं चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हम सदन का नेता या विपक्ष का नेता का प्रयोग हम करते हैं और ऐसा मुख्यतः देखने को भी मिलता है। दोस्तों, को पता होगा जिसे हम भारत में सदन का नेता कहते हैं उसे अमेरिका में बहुमत का नेता कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अमेरिका में सदन के नेता को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि सदन के नेता को अमेरिका में बहुमत का नेता बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वह होता है भारत का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जाए अन्य मंत्री के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सदन का नेता अन्य पीएम के द्वारा कोई अन्य मंत्री हो। अब लोकसभा का, अब आपको पता होना चाहिए कि जो सदन का नेता होगा वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक दोस्तों, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है, अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो अमूमन देखा जाता है कि वह जो सदन का नेता होता है वह सदन नेता को मनोनीत करता है, वह स्वयं क्या होता है, सदन के नेता के रूप में कार्य नहीं करता है। एग्जाम्पल आपके मनमोहन सिंह है। आपको पता होगा मनमोहन सिंह क्या थे, 2004 से लेकर 2014 तक भारत प्रधानमंत्री थे, लेकिन वे कभी भी लोकसभा के सदन के नेता के रूप में काम नहीं किए थे, क्योंकि वो कहाँ से आए थे, राज्यसभा से चुनकर आए थे और उन्होंने राज्यसभा के सदन के की सदस्यता के रूप में उन्होंने अपना कार्य का नेतृत्व किया था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो सदन नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का नहीं है और राज्यसभा का है तो वह किसी और को, अन्य मंत्री को सदन के नेता रूप में मनोनीत कर सकता है। दूसरा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में राज्यसभा के ही क्या होने चाहिए, राज्यसभा के ही सदस्य होने चाहिए। ठीक दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात करें तो कहाँ के सदस्य होंगे, राज्यसभा के। ठीक, राज्यसभा के ही सदस्य होंगे, सत्ताधारी दल के हिस्से ही होंगे, लेकिन वो राज्यसभा के ही सदस्य होंगे जो सदन के नेता के रूप में काम करेंगे। तो अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य होंगे, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य हैं तो उनको बना दिया जाएगा, या फिर अगर वो राज्यसभा के हैं तो फिर अन्य को वो मनोनीत करके सदन का नेता बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम विपक्ष की बात करें दोस्तों, भारत के संविधान में, मतलब भारत संविधान, सॉरी दोस्तों, चूंकि संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया है, यह सदन के नियमानुसार काम करता है। अभी हमसे चर्चा करेंगे। जो विपक्ष का नेता होता है वह भारत में विपक्ष का नेता बोलते हैं, जबकि अमेरिका में इसको अल्पसंख्यक नेता बोलते हैं। तो विपक्ष के नेता को अमेरिका में अल्पसंख्यक और भारत में
विपक्ष का नेता, सदन का नेता भारत में, जबकि अमेरिका में बहुमत नेता बोलते हैं। दोस्तों अब बात आपके मन में आएगी, सदन का नेता और विपक्ष के नेता का प्रयोग क्या संविधान में किया गया है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सदन का नेता या विपक्ष के नेता का जो प्रयोग है वह संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह सदन के नियमानुसार है, मतलब सदन ने अपने नियम में विपक्ष का नेता और सदन के नेता का प्रयोग किया है, जबकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए विपक्ष का नेता कौन होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य को मतलब किस विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उनके कुल सदस्यों का 1/10 भाग अर्थात कम से कम 55 सदस्यों का होना क्या है, अनिवार्य है। अगर कोई भी मुख्य पार्टी या बड़ी पार्टी है और उसे 55 सदस्य सदन में उपस्थित हैं या सदन में मतलब उन्होंने 55 सीट लगभग प्राप्त किया है, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वे विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको पता होगा कि विपक्ष नेता का कार्य क्या होता है? सरकार की आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, मतलब सरकार की आलोचना करना और सरकार का सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उनके लिए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, ये क्या है? विपक्ष के नेता का प्रमुख कार्य है। सरकार की आलोचना प्रमुख आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जो ये विपक्ष या पक्ष जो सदन का नेता या विपक्ष का नेता या पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, यह व्यवस्था 1977 से लोकसभा राज्यसभा के लिए लागू किया गया, मतलब उनके वेतन भत्ते से जो प्रावधान थे उनको लागू किया गया। और दोस्तों पहली बार इसे मान्यता मिला था 1965 में, मतलब पक्ष विपक्ष की जो मान्यता थी उसे 1965 में पहली बार मान्यता मिली, जबकि यह व्यवस्था में वेतन भत्ते आदि से जो प्रावधान है उसे 1977 में लागू किया गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो विपक्ष का नेता होता है उसे सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के समान मिलती हैं, मतलब जो भारत में जो कैबिनेट मंत्री के जो पद है, जो मंत्रिमंडल है, उनके समान ही इनको वेतन और भत्ते, मतलब उनकी सारी सुविधाएं जो हैं जो कैबिनेट मंत्री को मिलती है, वे सारी की सारी सुविधाएं विपक्ष के नेता को भी प्राप्त होता है। दोस्तों ये थी कुछ सदन के नेता या विपक्ष के नेता के रूप में हमने देखने का प्रयास किया। दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या होता है छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट? दोस्तों जब हम छाया मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसके बारे में समझना होगा कि जो छाया मंत्रिमंडल शब्द है यह ब्रिटेन राजनीतिक व्यवस्था से देखने को मिलता है, अर्थात ब्रिटेन राजनीतिक व्यवस्था में विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है। मतलब जो छाया मंत्रिमंडल है या शैडो कैबिनेट है, यह ब्रिटेन राजनीतिक व्यवस्था में विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए क्या होता है, बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों हमको ध्यान देना है कि प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का कैबिनेट शैडो होता है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री, मतलब जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का कैबिनेट शैडो होता है या शैडो मंत्रिमंडल होता है या छाया मंत्रिमंडल होता है। दूसरा तो जानना है, जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है, मतलब जेनिंग्स कहते हैं कि जो विपक्ष का नेता है वह एक प्रकार से विकल्प रूप में प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, मतलब वैकल्पिक प्रधानमंत्री उसको हम मान सकते हैं। अर्थात जेनिंग्स के द्वारा विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री माना गया है। अर्थात दोस्तों समझें तो प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए क्या होता है, विपक्ष का कैबिनेट शैडो होता है। सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया करता है। जैसे हमारे सरकार का परिवर्तन हो रहा है, सरकार में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी में क्या होता है कि हम वैकल्पिक कैबिनेट की भी मुहैया करता है कौन, शैडो मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट। दोस्तों ये थी कुछ छाया मंत्रिमंडल संदर्भित प्रश्न। आपसे पूछेगा क्या कहाँ से प्रभावित है, यह ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित है। विपक्ष सरकार की तरफ क्या होता है, अपने शैडो मंत्रिमंडल को तैयार करना। दोस्तों एक और शब्द है जो कि मतलब टर्म है जिसको बोलते हैं व्हिप या सचेतक। ये जो टर्म है आपको देखना, सब संसद से संबंधित टर्म है। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लेगा, तो आपसे पूछे व्हिप या सचेतक क्या होता है। दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ना तो संसद के नियम द्वारा इसका उल्लेख है, ना ही संविधान में इसका उल्लेख है। यह क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो व्हिप या सचेतक है यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। अर्थात संसदीय सरकार मतलब जैसे हमारा संसद रूपी सरकार चल रहा है, यह परंपरागत है, ठीक है, मतलब परंपराओं में व्हिप या सचेतक परंपरा से चला रहा है। ठीक दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों आपको इसमें जानना है कि सदन के नियम में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इसका संविधान में उल्लेख है, ना ही सदन के किसी नियम उल्लेख है। यह एक परंपरागत है जो अब तक चला रहा है शुरुआत से ही। ठीक दोस्तों, आपको जानना यह है कि व्हिप का काम क्या है। व्हिप का काम यह होता है दोस्तों कि प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप या सचेतक होता है, चाहे सत्ता हो, चाहे सत्ता दल हो, चाहे विपक्ष का दल हो, दोनों में ही प्रत्येक राजनीतिक दल का मतलब एवरी पॉलिटिकल पार्टी
प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में क्या होता है, अपना व्हिप या सचेतक होता है। ये सचेतक करते क्या हैं, आइए देखने का प्रयास करते हैं। सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त होते हैं, मतलब सदन के सहायक नेता, मतलब जो सदन है उसके सहायक, मतलब कि सहायक नेता के रूप में क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक दल, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो, वे अपनी सहायक के लिए क्या करते हैं, एक नेता का नियुक्ति करते हैं। इनका कर्तव्य क्या होता है व्हिप या सचेतक का, आइए समझते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखें और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करें। अर्थात इनका जो प्रमुख कर्तव्य होता है दोस्तों, ये वो होता है व्हिप या सचेतक की, कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को क्या करें, बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित मतलब रखें, मतलब अधिक से अधिक संख्या उनके सदन में उपस्थित हो सके उनके सदस्य, वो प्रयास करना, और उनसे संबंधित मुद्दे को पक्ष या विपक्ष पार्टी का सहयोग करें। ये होता है व्हिप या सचेतक का कार्य। दूसरा दोस्तों आपको ये जानना है कि वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। व्हिप या सचेतक काम ये होता है कि संसद में सदस्य के व्यवहार कैसे चल रहे हैं उन पर नजर रखना किसका काम है, व्हिप या सचेतक का। सचेतक मतलब होता है सचेत करना। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अगर सदस्यों ने के लिए मतलब कहा जाता है संसद के संदर्भों में कि अगर वे व्हिप के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं या सचेतक के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अनुशासनात्मक मतलब कि अगर वो अनुशासन को भंग कर रहे हैं सदन के तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ऐसा निर्देश अगर वो व्हिप के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करते, अर्थात व्हिप या सचेतक अगर कोई भी निर्देश देता है उनके खिलाफ, तो ऐसा माना जाता है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है अगर वे उनके निर्देश का पालन नहीं करते व्हिप या सचेतक के, जो कि परंपरा तरीके से चली आ रही है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे संसद के सत्र की। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा क्या किया कि सदन का नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता क्या होता है, छाया मंत्रिमंडल क्या है और व्हिप सचेतक क्या है। ये चार टर्म है, विपक्ष का नेता, सदन का नेता, छाया मंत्रिमंडल, व्हिप सचेतक। ये कुछ टर्म है जो संसद के नेता संदर्भित होते हैं। इनको आप याद रखिएगा, कभी भूलने का प्रयास मत करें, कभी ना कभी प्रश्न आपसे पूछ लेगा, चाहे आप पीसीएस दें, चाहे यूपीएससी दें, चाहे आप एनी एग्जामिनेशन। यहाँ इसके बाहर अब क्वेश्चन उम्मीद नहीं है। हाँ, कुछ नए टर्मिनोलॉजी जुड़ते हैं तो फिर प्रश्न अलग बनता है। दोस्तों हम बात करते हैं संसद के सत्र की। संसद के सत्र से अगर हम समझें तो हमारा पहला शब्द आपका टर्म मिलता है कि सभा को आहूत करना। आहूत मतलब होता है बैठक, बैठक की बात कर रहे हैं हम। जो सभा को आहूत करना या बैठक बुलाना, अर्थात राष्ट्रपति क्या करता है, सभा की बैठक को बुलाता है। राष्ट्रपति क्या होता है, सभा की बैठक बुलाना, सत्रावसान करना या विघटन करना। हम आप लोगों से चर्चा कर भी चुके हैं, और आज अच्छे विस्तार से चर्चा करेंगे उन सारे टर्म का जिनका आप लोग किया जाता है, सभा, विघटन। ठीक दोस्तों, सभा आहूत करना संसद के सत्र में समय कुछ कार्यवाहियां हैं, जैसे सभा को आहूत करना, ठीक है, सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगन करना, सत्रावसान करना, स्थगन करना। ठीक, दोनों में अंतर क्या होता है, फिर विघटन क्या है, और उन्हीं सब टॉपिक हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपसे। दोस्तों जो सभा आहूत करना मतलब होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, सभा को आहूत कर सकता है, अर्थात सभा में उपस्थित होने का आदेश, मतलब सभी सदस्यों को सभा में उपस्थित या बैठक में भाग लेने के लिए आदेश देता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों ये समझते हैं, संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता रहता है, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता रहता है बैठक को लेकर। दूसरा दोस्तों, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो संसद के दोनों सत्र हैं, अगर उनके दोनों सत्र की हम बात करें तो दोनों सत्र के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, पर इसको याद रखिएगा कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र की बैठक करनी चाहिए। कितनी बैठक दोस्तों, सत्र की बैठक 2 जरूर करनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। अगर हम सामान्यतः देखें तो वर्ष में 3 सत्र होते हैं, लेकिन संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक या 2 सत्र को पूरा जरूर करना चाहिए, और 2 सत्र के बीच कम से कम 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों अब आपके मन में आएगा कि 3 प्रकार के सत्र कौन होते हैं जो सामान्यतः होते हैं। पहला दोस्तों होता है बजट सत्र, जो फरवरी से लेके मई के बीच होती है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर होता है इनका समय, और शीतकालीन सत्र जिसका समय होता है नवंबर से दिसंबर। अर्थात बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 प्रकार के सत्र हैं जो सामान्यतः वर्ष भर में
लागू किए जाते हैं या लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जबकि संसद क्या है, कम से कम 2 बार तो इनको सत्र बुलाना चाहिए, सत्र को आहूत करना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान की मध्य अवधि तक होता है। अर्थात जो संसद का सत्र होता है वो प्रथम बैठक से लेकर, जो पहली बैठक होती है, मैंने आपसे बताया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो आपने चर्चा ध्यान दिया होगा, तो आपको याद होगा कि प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है, सामयिक अध्यक्ष। तो संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान अर्थात संसद के मतलब लोकसभा के विघटन के मध्य की समय अवधि होती है। ठीक दोस्तों, फिर दूसरा आपको जानना होगा दोस्तों, बात आती है कि सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। मतलब सत्र के दौरान अगर हम बात करें, सत्र जब चल रहा होता है उस दौरान सदन कार्यों के जो संचालन होते हैं वह प्रत्येक दिन उसकी बैठक होती है सत्र के दौरान। दोस्तों जो टॉपिक हमको ध्यान देना, वो टॉपिक ये ध्यान देना है कि एक सत्रावसान एवं दूसरे सत्रावसान के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को हम अवकाश कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो बजट सत्र है वह फरवरी से मई है, और जो मानसून सत्र है वह जुलाई से सितंबर है, और जो शीतकालीन सत्र है वह नवंबर से दिसंबर है। ठीक दोस्तों, अब जो आपको पता होगा, अब मई के बीच एक अंतराल है किसका, जून का, और सितंबर से एक अंतराल है किसका, अक्टूबर का। हम देख रहे हैं जो जून और अक्टूबर एक क्या है, निरंतर अवकाश दिख रहा है। तो यही कहा गया एक सत्रावसान एवं दूसरे सत्रावसान के प्रारंभ होने के मध्य की जो बीच की जो समय होता है उन्हें क्या बोलते हैं, अर्थात जून वह अवकाश का समय होता है एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच। उसी प्रकार से अक्टूबर भी क्या है, दोनों सत्र के बीच अवकाश का काम करता है, अर्थात बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच जो समय जून का जो समय है वह अवकाश के रूप में कार्य है। मतलब एक सत्र से दूसरे सत्र में जो अंतराल है उसे बोलते हैं अवकाश। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो संसद में सभा आहूत करता है कौन, राष्ट्रपति। अब दोस्तों आपके मन में बात आएगा कि सभा के स्थगन, दोस्तों जो सभा का स्थगन है वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा संपन्न होता है। अर्थात संसद के एक सत्र में काफी बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। ठीक दोस्तों, प्रत्येक बैठक का 2 सत्र होते हैं। वो 2 सत्र होते क्या है, सुबह 11 से 1 PM, मतलब सुबह 11 से 1 बजे तक, और दोपहर में भोजन के बाद 2 से 6 PM। अर्थात अगर आपसे पूछे कि सभा का स्थगन किया जा रहा है तो सभा स्थगन कौन करता है दोस्तों, पीठासीन अधिकारी करता है। जो पीठाधिकारी है वह सभा को स्थगित करता है। अर्थात संसद के एक सत्र में काफी बैठकें होती हैं, साथ ही साथ प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। पहला सत्र जो होता है वो होता है क्या, सुबह 11 से 1 PM। दूसरा होता है 2 PM से 6 PM, वो भी क्या, दोपहर में भोजन के बाद। तो 11 से 1 3 घंटे का, और 2 से 6 4 घंटे का। ठीक दोस्तों, 11 से 1 2 घंटे का, और 2 से 6 4 घंटे का, हम कह सकते हैं कि 6 घंटे की बैठक होती है। नेक्स्ट दोस्तों हमको जानना है कि संसद की बैठक को स्थगन या विघटन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अर्थात आपको पता है कि विघटन हमेशा किसका होगा, लोकसभा का होगा, क्योंकि वह अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। तो हम अगर विघटन, स्थगन या सत्रावसान की बात करें तो कहीं ना कहीं किसकी बात करेंगे, लोकसभा के। दोस्तों समझिए, कह रहा है कि संसद की बैठक को, अगर संसद की बैठक चल रही है, अगर मान लो उसको स्थगित करना हो या विघटन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान द्वारा समाप्त किया सकता है, यह मामला केवल कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। दोस्तों स्थगन द्वारा बैठक के कार्यों को कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, या कुछ दिन के लिए, या कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अर्थात समझें, जो स्थगन है, स्थगन द्वारा बैठक को हम, बैठक के जो कार्य हैं उसे हम कुछ निश्चित समय के लिए समाप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ घंटे के लिए, या कुछ सप्ताह हो सकता है, के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्थगन को निलंबित किया जा सकता है। ऐसी बात कौन करता है, हमारा सत्र का सभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है। अब दोस्तों अब आपके मन में आएगा कि ये अनिश्चित कालीन स्थगन क्या होता है, तो आइए समझते हैं। जो सभा का अनिश्चित कालीन स्थगन होता है वह सभा के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लाया जाता है। अर्थात सदन को यह बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, मतलब किस दिन उसकी बैठक बुलाई जाएगी। अर्थात सदन को अनिश्चित कालीन स्थगन मतलब होता है कि सदन को यह नहीं बताया जाता है कि सदन को स्थगित कर दिया गया है। अर्थात सदन को यह बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, बिना बताए ही।
सदन को स्थगित कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अर्थात इसको कौन करता है, या तो अध्यक्ष करेगा या फिर सभापति करेगा। दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि वह स्थगन दिन के लिए हो सकता है या कुछ समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है, या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय कर सकता है। अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया गया है तो वह तुरंत कर सकता है, बैठक बुला सकता है, या फिर कुछ समय से पहले बुला सकता है, सदन की बैठक आहूत कर सकता है, या फिर अनिश्चित काल अगर स्थगन हुआ है तो उसके उपरांत भी वो कर सकता है, किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है। कौन? अध्यक्ष या सभापति। दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सत्रावसान क्या होता है। उम्मीद करते हैं सभा की स्थगन समझा गया होगा। और सभा आहूत करना, दोस्तों चर्चा करेंगे अध्यक्ष या सभापति, हमने चर्चा कर लिया। अब हम देखेंगे सत्रावसान। सत्रावसान दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है प्रस्ताव, यहाँ अर्थात लाया जाता है विचार। समझेंगे कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन के कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। अर्थात अनिश्चित काल के लिए स्थगन के कुछ दिनों में ही, मतलब जैसे मान लीजिए स्थगन लाया गया है, तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन के कुछ दिनों में ही क्या होता है, राष्ट्रपति सदन में सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। अर्थात राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है, या फिर अनिश्चित काल के लिए अगर मान लो स्थगन का प्रस्ताव लाया गया है तो उससे कुछ दिन में ही क्या होता है, राष्ट्रपति सदन में सत्रावसान की सूचना जारी करता है। ठीक है, सत्र को विघटित करना, अवसान करना मतलब सत्र को रोकना, उसे बोलते हैं सत्रावसान। दोस्तों अब मन में आपसे आइए हम कुछ चर्चा करते हैं कि स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर क्या है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेंगे तो आपको सत्रावसान भी समझ आ जाएगा और स्थगन भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो सत्रावसान होता है उसके लिए कहा जाता है कि सत्रावसान सदन की बैठक या सत्र दोनों को समाप्त करता है। अर्थात सत्रावसान में क्या होता है कि सदन की बैठक एवं मतलब राष्ट्रपति के द्वारा सदन की बैठक या सत्र दोनों को समाप्त किया जा सकता है। मतलब अगर सत्र ही समाप्त हो गया तो बैठक भी समाप्त हो जाएगा, जबकि स्थगन केवल बैठक को समाप्त करता है। अगर स्थगन की बात करें तो स्थगन में केवल बैठक को समाप्त किया जाता है, जबकि सत्रावसान में बैठक एवं सत्र को दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। इस अंतर को स्पष्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, स्थगन और सत्रावसान अंतर क्या है। पहला अंतर क्या देखा हमने कि सदन की बैठक एवं सत्र दोनों को समाप्त कर सकता है, सत्रावसान में ऐसा कहा गया है, जबकि स्थगन में केवल और केवल बैठक को ही समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर क्या है स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट, यह किसी विधेयक या सदन विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है। अर्थात यह किसी विधेयक या सदन विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। ऐसा स्थगन के बारे में कहा गया था। स्थगन जो है, स्थगन से मतलब है दोस्तों कि वह किसी विधेयक या सदन के विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है। अर्थात क्योंकि वही काम दोबारा, मान लीजिए कोई भी विचाराधीन कार्य है और उसको करना है तो हम उसको क्या सकते हैं, उसको हम दोबारा होने वाली बैठक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि सत्रावसान में ऐसा नहीं है। सत्रावसान क्या होता है दोस्तों कि सत्रावसान में जो बचे हुए काम के लिए जो बचा हुआ काम होता है, स्थगन क्या होता है, जैसे बचा हुआ काम है तो उसको हम दोबारा क्या करेंगे, जब दोबारा बैठक होगी उसमें क्या करेंगे, अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। जबकि इसमें क्या है कि जब सत्रावसान की स्थिति रहेगी, सत्रावसान में क्या होता है, जो बचे हुए काम होंगे उनके लिए अगले सत्र में नया नोटिस क्या करना होगा, देना पड़ता है। जब नया नोटिस देंगे उसके बाद ही उस पर क्या होगा, विचार होगा। अर्थात सत्रावसान भी किसी विधेयक या सदन के विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। दोस्तों भारत में हमने क्या देखा, स्थगन और सत्रावसान को हमने समझ लिया। जबकि अगर ब्रिटेन में बात करें, ब्रिटिश सरकार की बात करें, ब्रिटेन में बात करें व्यवस्था की, तो वहां कहा गया है कि सत्रावसान के कारण अगर कोई भी विधेयक या अन्य लंबित कार्य क्या होते हैं, समाप्त मान लेते हैं। अगर क्या हुआ, सत्रावसान हुआ है तो सत्रावसान होने के बाद जो भी विधेयक या अन्य लंबित कार्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं विघटन की, कि लोग, चूंकि विघटन हमेशा लोकसभा में होगा, राज्यसभा स्थायी सदन है, वहां विघटन की कोई चर्चा नहीं होती है।
दोस्तों अगर हम लोकसभा के विघटन की बात करें तो लोकसभा के जो विघटन है वो क्या है कि 17 के विपरीत विघटन विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है। अर्थात हम समझे जो 17 होता है, 17 क्या होता है दोस्तों, वह विद्यमान सभा के जो विद्यमान सभा है अर्थात जो विद्यमान सभा चल रही है वर्तमान में चल रही है उस सभा को के जीवन काल को करता है, समाप्त करता है। अर्थात इनका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। अर्थात इनका जो पुनर्गठन है लोकसभा का वो जब नया चुनाव होगा तभी किया जाएगा। 17 के दौरान क्या होता है, ये पूरे हमेशा के लिए समाप्त होता है। अर्थात कब तक, जब तक कि नया चुनाव न हो और नया पुनर्गठन ना हो उस लोकसभा का। दोस्तों यह विघटन 2 कारणों से होता है। पहला होता है कि ये 2 कारण कौन कौन है विघटन के, आइए चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, वह स्वयं ही विघटित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल के समय कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल समय लोकसभा का समय बढ़ा दिया जाता है। तो उस समय बाद भी जैसे ही मान लीजिए क्या होता है कि जब आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो और वह समय भी क्या हो, समाप्त हो गया हो, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सभा का विघटन मान लिया जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति दोस्तों ये होती है कि जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, जिसे लेने के लिए क्या है, वह प्राधिकृत है या उसको अधिकार दिया गया है कि जब राष्ट्रपति क्या करे, सदन को विघटित करने का क्या करे, निर्णय ले, हमको सदन को विघटित करना है, ले और अपनी सामान्य काल अवधि से पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन होता है। अब दोस्तों आइए देख सकते हैं कि विघटन के समय क्या क्या हो सकता है। दोस्तों को पता होगा जब विघटन किया जाता है तो विघटन के समय अर्थात लोकसभा जब विघटन होता है उस समय कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव या संकल्प नोटिस या कोई याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। अर्थात विघटन के समय विधेयक हो, प्रस्ताव हो या संकल्प नोटिस हो, याचिका आदि क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। अर्थात जो विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प नोटिस, याचिका है, इन्हें दोबारा जब नए लोकसभा का गठन किया जाता है तो इनको दोबारा सदन में लाया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में आएगा कि जब विधेयक कौन से ऐसे विधेयक हैं जो समाप्त हो जाते हैं विघटन होने पर और ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनको समाप्त नहीं किया सकता। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो समाप्त होने वाले विधेयक होते हैं विघटन के समय वे ये होता है कि मान लीजिए कोई भी विधेयक है अगर वह लोकसभा में क्या है, विचाराधीन है और राज्यसभा में मतलब लोकसभा में पारित हो गया, कोई भी विचाराधीन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो वह विधेयक क्या हो जाएगा, उस विधेयक को मतलब कि उसको समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक दोस्तों। दूसरा, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है और लोकसभा में पारित नहीं हुआ है तो वह भी विधेयक क्या माना जाएगा, उस विधेयक को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात अगर लोकसभा में विचाराधीन है मतलब पारित हो गया और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, मतलब विचाराधीन विधेयक, मैं पारित की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर कोई भी विचाराधीन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए और राज्यसभा में पारित न हो तो भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर राज्यसभा में पारित हो जाए, लोकसभा में पारित ना हो तो भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा विधेयक होगा जिसमें विधेयक को समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि पुनर्गठन के बाद उस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों को पता होगा कि अगर राष्ट्रपति अगर दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक पर असहमति की स्थिति उत्पन्न हो जाए, खासकर साधारण विधेयक पर, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन अगर संयुक्त बैठक विघटन होने से पूर्व अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, अगर मान लीजिए सदन का विघटन होना था उसके पहले ही अगर राष्ट्रपति के द्वारा किस साधारण विधेयक पर या असहमति कारण दोनों सदनों के बीच अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति द्वारा, तो उस समय क्या होता है, उसे भी समाप्त नहीं किया जाता है, उस पर चर्चाएं होती हैं। दूसरा दोस्तों आपको जानना है कि राज्यसभा में अगर मान लीजिए कोई विधेयक है वह राज्यसभा में विचाराधीन है और लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है तो वह भी विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर राज्यसभा में विचाराधीन है और उसे लोकसभा में पारित नहीं हुआ है तो उसे भी समाप्त नहीं किया जाएगा। तीसरा दोस्तों आपको जानना है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया, लोकसभा या राज्यसभा में, जब कोई विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाए, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो,
तो अगर कहाँ जाता है, वह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। और मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए गया है और राष्ट्रपति के विचाराधीन है, तो भी वह विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा, अर्थात उस विघटन के दौरान वो भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। चौथा दोस्तों हमको जानना है कि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है और वह राष्ट्रपति के पास गया है और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या करे, लौटा दे सदन को, तो भी वह विधेयक भी समाप्त नहीं माना जाएगा विघटन के समय। तो सिंपल में समझे हमने कि समाप्त न होने वाले विधेयक कौन कौन से हैं, कि दोनों सदनों के समय बैठक बुलाए राष्ट्रपति और विघटन होने से पूर्व, पहली। दूसरा, राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न किया गया हो। और तीसरा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या हो, विचाराधीन हो। और चौथा है कि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो। और कौन कौन से समाप्त हो जाते हैं विचाराधीन विधेयक, लोकसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित ना हो, राज्यसभा में पारित हो, लोकसभा में पारित ना हो, तो ऐसे विधेयक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है जब विघटन होता है लोकसभा का। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हम लोगों ने विघटन या लोकसभा के बारे में समझने का प्रयास किया। दूसरा दोस्तों जानना है कि संसद में जो गणपूर्ति है या कोरम है वो क्या होता है। दोस्तों सदस्य, कोरम को हम बोलते हैं सदस्यों की न्यूनतम संख्या, अर्थात किसी भी सदन में संसद जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। अर्थात पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात पीठासीन अधिकारी अर्थात चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा के सभापति हो, उनको लेकर अगर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा प्रेजेंट हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। अर्थात आपको पता होगा कि लोकसभा में 550 सदस्य हैं, तो 550 सदस्य का 10वां हिस्सा अर्थात 55 सदस्य का होना क्या है, सदन में अनिवार्य है। नहीं, अगर 55 सदस्य सदन में अनिवार्य नहीं होते हैं तो अध्यक्ष या अध्यक्ष के द्वारा सभा को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा दोस्तों, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 250 सदस्य हैं, और 250 सदस्य का 10वां हिस्सा होता है वो होता है 25। अर्थात राज्यसभा में लगभग 25 सदस्य का होना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि वो न्यूनतम संख्या है। अगर 25 सदस्य नहीं उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के द्वारा सदन को स्थगित मान लिया जाता है। तो ये थी दोस्तों कुछ गणपूर्ति या कोरम, अर्थात 1/10वां हिस्सा उपस्थित अनिवार्य है। अब दोस्तों मन में आएगा कि संसद में कौन कौन सी ऐसी भाषा है जिनको संविधान में जगह दिया गया है जो कि संसद प्रयोग करता है। दोस्तों संसद में जो भाषा है वो है हिंदी और अंग्रेजी, अर्थात संविधान ने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। ठीक दोस्तों, तो संविधान ने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को क्या किया है, सदन की कार्यवाही में घोषित किया है। दूसरा दोस्तों आपको जानना है कि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है। जो पीठासीन अधिकारी होता है वो क्या करता है, किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है। दोस्तों ये जो अधिकार है, ये अधिकार उनको मिला है राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ, मतलब कि जो राजभाषा अधिनियम है 1963 तहत इसको स्वीकार किया गया है। और दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि राजभाषा अधिनियम 1963 कहता है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की भी अनुमति देता है, अर्थात हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलना चाहिए अगर सदन की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन दोस्तों जबकि संविधान बनने की तिथि से अगर ध्यान दिया जाए तो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तब ये बात कही गई थी कि जब संविधान बनेगा तब से लेकर 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगा, उसके बाद अंग्रेजी स्वयं ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि राजभाषा अधिनियम 1963 ने क्या कहा कि ऐसा है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी क्या हो, कंटिन्यू चलती रहना चाहिए। यही कारण था कि संसद में जो भाषा स्वीकार किया गया संविधान द्वारा वो था हिंदी एवं अंग्रेजी, जो कि भाषा की सदन की कार्यवाही क्या हो गया, भाषा घोषित हो गया। दोस्तों ये थी संसद की भाषा। अब दोस्तों मन में आएगा एक आपको पता होगा टर्म प्रयोग करता है सत्र को लेकर, उसका नाम है लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है, लेम डक सत्र से क्वेश्चन एक आध बार पूछा भी गया है कि लेम डक सत्र क्या है, संसद सत्र में इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित कीजिए। दोस्तों जो लेक डम सत्र है यह, इसको समझिए, यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। अर्थात समझे तो जो नई लोकसभा होती है तो नई लोकसभा के गठन से पहले अर्थात वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। मतलब जो वर्तमान लोकसभा का सत्र है उसका अंतिम सत्र होता है,
नई लोकसभा गठन से पूर्व। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम लेम डक मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं, लेम डक कहते हैं। और लेम डक क्या होता है, मतलब कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है उसके जो सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं उन्हीं सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, लेम डक कहते हैं। और उन्हीं लेम डक को कहते हैं लेम डक सत्र कहते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब दोस्तों सदन में मतदान की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है कि सदन में भी मतदान होता है किसी बिला विधेयक को लेकर। दोस्तों सदन में मतदान की जो प्रक्रिया है सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर या किसी भी बिल पर हमको पास कराना है किसी बिल को, तो सदन में क्या होती है, उसके लिए मतदान होता है सदस्यों द्वारा। तो अगर संसद के सदस्यों में क्या होता है, अगर दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें जो उपस्थित सदस्य होते हैं अगर वो किसी विधेयक को बहुमत से क्या करें, अपने बहुमत से उस निर्णय तक पहुंच जाएं जिस निर्णय से विधेयक को पारित माना जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं कि सदन में जो मतदान की प्रक्रिया है वह संपन्न हो गए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो संयुक्त बैठक है दोनों सदनों की, क्या होता है कि इससे मान लीजिए क्या कोई किसी विधेयक क्या होता है कि जो मत है वह बराबर की स्थिति में हो जाता है। तो आपको पहला होगा कि सामान्य स्थिति में पहली बार सदन का चाहे अध्यक्ष हो अर्थात चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, वह पहली बार मत का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जब मत की स्थिति बराबर हो जाए किसी विधेयक या बिल को लेकर, तो उसमें क्या होता है कि सदन को का जो अध्यक्ष होगा या सभापति होगा वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। पहली बार मत का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब मत अगर बराबर हो जाता है या मत की स्थिति बराबर में पाई जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि सदन का अध्यक्ष सभापति अपने मत का प्रयोग कर सकता है और उसी मत को हम दोस्तों सदन में अध्यक्ष सभापति का निर्णायक मत कहते हैं। दोस्तों कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि जो पीठाधिकारी होते हैं, ठीक है, हमने चर्चा कर लिया। दूसरा दोस्तों कि संसद में मंत्रियों के अधिकार क्या होते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादियों के अधिकार होता है कि वह संसद में बोल सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी हिस्सा लेता है, लेकिन वह मतदान अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक वही हाल इसमें भी। लेकिन जो संसद के मंत्री होते हैं दोस्तों, वह किसी भी सदन का मान लीजिए कोई मंत्री है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह सदन की कार्यवाही में 6 महीने तक भाग ले सकता है। मतलब उस मंत्री को 6 महीने तक अधिकार रहेगा कि वह 6 महीने तक अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अर्थात वह संसद का सदस्य नहीं है तो मत का प्रयोग तो करेगा ही नहीं, लेकिन वो संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, अपना अभिव्यक्ति पुष्ट करेगा, वो सारा कार्य कर सकता है, मत का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसा वो मंत्री कब तक रहेगा सदन का सदस्य, जब तक वह 6 महीने तक, 6 महीने के बाद उसे सदन किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी सदस्यता को स्वीकार मतलब ग्रहण नहीं कर पाता है या सदस्यता को सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे अपने मंत्री पद को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों अर्थात मंत्री वह बना रह सकता है, अर्थात अगर वह 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने आज जो चर्चा किया वो चर्चा ये था कि सदन का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है और छाया मंत्रिमंडल क्या है, व्हिप सचेतक क्या होता है, संसद के सत्र के बारे में हमने चर्चा किया कि सभा आहूत करता है राष्ट्रपति, आहूत करना या सभा को बैठक बुलाना, सभा के स्थगन क्या होता है, फिर सभा को अनिश्चितकाल अगर स्थगित कर दिया जाए तो प्रक्रिया क्या होती है। फिर हमने आपसे चर्चा किया कि मान लीजिए राष्ट्रपति अगर सत्रावसान करता है, ठीक है, स्थगन और सत्रावसान में अंतर स्पष्ट हमने किया। फिर हमने समझा कि लोकसभा का विघटन अगर होता है तो उस प्रक्रिया में कौन से विधेयक समाप्त होते हैं और कौन से विधेयक रहते हैं, या फिर विघटन की प्रक्रिया होती क्या है, किन कारणों से विघटन किया जाता है और उसके बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या होती है। फिर हमने गणपूर्ति को समझा कि एक बड़ा 10वां हिस्सा होना चाहिए पीठासीन अधिकारी को लेकर। फिर संसद में भाषा हिंदी अंग्रेजी होनी चाहिए, ठीक है। फिर लेक डंप सत्र समझा कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा की अंतिम सत्र होता है, ठीक है, और वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में हेतु निर्वाचित नहीं होते पाते हैं उन्हें हम लेम डक मानते हैं। सदन में मतदान की प्रक्रिया क्या होती है कि मान लीजिए दोनों सदनों में, मान लीजिए सदन में बैठक हुई किसी बिल पर और दोनों में क्या हुआ, अगर दोनों ने अगर बहुमत से क्या किया किसी बिल को पास कर दिया तो फिर मतदान की प्रक्रिया संपन्न मान जाती है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों स्थिति में क्या होता है कि दोनों मान लीजिए किसी विषय पर मतदान होना है, विधेयक किसी विधेयक को लेकर,
या किसी बिल को लेकर और मतदान पूरा नहीं हो पाया, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए मतदान बराबर 50-50 पर आके रुक गया, तो उसमें क्या होता है कि सदन का जो पीठाधिकारी होता है वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं निर्णायक मत। फिर हमने चर्चा किया कि संसद मंत्रियों के अधिकार क्या होते हैं। मान लीजिए कोई किसी सदन का वो सदस्य नहीं है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा का नहीं है या फिर दोनों का नहीं है, तो उसे 6 महीने तक अधिकार रहता है कि वह मंत्री के पद पर रहते हुए सदन के किसी भी मतलब सदन के किसी भी सदन मतलब संसद के किसी सदन में वो भागीदारी ले सकता है, अपना भाषण दे सकता है, ठीक है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन वह मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। साथ ही साथ वह केवल और केवल 6 महीने तक ही मंत्री के पद पर बना रहेगा। अगर 6 महीने के अंदर वो या 6 महीने तक वो अपने संसद की मतलब संसद की सदस्यता को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो स्वयं ही उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारे आज की कड़ी की कुछ चर्चा, जो हमने संसद के भाग 4 में देखने का प्रयास किया। कल हम देखेंगे कि लोकसभा में मतलब लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट क्या होता है, फर्स्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट क्या होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि संसद में कौन-कौन से विधेयक हैं, है ना? विशेष बहुमत क्या होता है? मतलब कौन-कौन से विधेयक को पारित हम किस तरीके से करने का प्रयास करेंगे, उन सारे समस्त विषयों को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे आपसे दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज संसद का हमने चौथा भाग समाप्त कर लिया है। 1 या 2 या 3 पार्ट आपको और देखने को मिल सकते हैं संसद संबंधी। संसद बड़ा टॉपिक है, जो संसद को समझ लिया वो सारे टॉपिक को समझ लेगा। संसद के रूप में आपको टॉपिक मिलता रहेगा। संसद के बाद इसको हम हो सकता है सब टॉपिक वाइज इसको हम बाँट देंगे, फिर इसको हम शॉर्ट लिस्ट कर देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से दोस्तों को इसको भेजिए जिससे कि उनको सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं, संसद के नेक्स्ट कड़ी के साथ, नेक्स्ट भाग के साथ। अगले भाग में हम समझने का प्रयास करेंगे, संसद के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।